आज से हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति भी इसे कहते हैं। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, इसका क्या क्या कॉजेज़ थे, इसका स्पार्क्स पॉइंट कहाँ था, इसका स्टॉर्म सेंटर क्या क्या था, इसका स्टॉर्म सेंटर्स के डिफरेंट लीडर्स कौन कौन थे, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, ये रिवोल्ट फेल्ड क्यों हुआ था, इसका नेचर कैसा था और इसका कंक्लूजन कैसा था। ये सब विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है या उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक का बात करते हैं। तो आज आज का जो टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका जो थीम हम एक सिलेक्ट किए हैं, दैट इज रिजल्ट ऑफ सिमरिंग डिसकंटेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1857 का क्रांति था वो एक ऐसा नहीं था कि एक अचानक से कुछ हो गया। ये एक प्रीवियस जो बहुत सारे छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स हो रहे थे, लाइक ट्राइबल्स रिवोल्ट हुए थे, बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट्स हुए थे, उन सब का एक कुमुलेटिव इफर्ट्स था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका एक जो मेन कारण था वो इनफील्ड राइफल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इनफील्ड राइफल आया था, उसमें जो बुलेट था उसमें जो गाय और सुअर का चर्बी था, तो उससे हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हट हुए थे, इसके कारण वो रिवोल्ट हुआ था। तो वैसा नहीं था। इसका ये क्या था, एक सिमरिंग डिसकंटेंट जो था, ठीक है, यानी एक पानी की तरह गुनगुनाता हुआ जो मतभेद था, जो नाराज़गी था अंग्रेज़ों से, उसका ये रिजल्ट था। तो आइए देखते हैं इसका कॉजेज क्या क्या है। तो जब भी आप किसी रिवोल्ट का, किसी मूवमेंट का कॉज पढ़ें, उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटने का कोशिश करें, लाइक पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, सोशल कॉज, रिलीजियस कॉज। तो यहाँ पे हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो जिसमें सबसे पहला आपके पास क्या है, पॉलिटिकल कॉज है। सबसे पहला कौन सा कॉज है, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें एक फियर का माहौल पैदा हो गया था, ठीक है। तो ये फियर का माहौल हुआ क्यों था, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सपैंड कर रहे थे अपने आप को, अपने टेरिटरी को इंडिया में एक्सपैंड करना चाह रहे थे। तो वो एक्सपैंड करने के लिए एक पॉलिसी लाए थे, डेट इज़ कॉल्ड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो इसमें ना दो तरह का था, दो तरह के पॉलिसी थे। एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा जो एनेक्स्ट करने का पॉलिसी था वो किस बेसिस पे था, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन एंड मिस गवर्नेंस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था कि अगर कोई राजा का हायरारिकल सन नहीं है, यानी उसका हेरिडेटरी वाला सन नहीं है, ठीक है, नॉट, यानी उसका अपना बेटा नहीं है, तो वो जो राज्य होगा उसको अंग्रेज क्या होंगे, एनेक्स्ट कर लेंगे खुद में। अगर वो एडॉप्टेड सन होगा तो उसको वहाँ का किंग नहीं बनाया जाएगा। तो इस बेसिस पे झांसी को एनेक्ट किया गया था 1856 के आसपास। दूसरा था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन एंड मिस गवर्नेंस। इस बेसिस पे अवध को एनेक्ट किया था 1856 में। तो यहाँ पे एक कंसेप्शन क्या आता है, क्वेश्चन इस टाइप से एक आपसे पूछा सकता है, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन ये कि अवध को जो एनेक्ट किया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्ट किया गया था, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन एंड मिस गवर्नेंस किया गया था, या बोथ किया गया था, या नन ऑफ दिस किया गया था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो अवध का एनेक्सेशन हुआ था वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन एंड मिस गवर्नेंस हुआ था। तो ये पहला काउज था आपके पास, पॉलिटिकल काउज। तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था, जिसके कारण जो ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, जो भी राजा रजवाड़े थे हमारे देश के, उनमें एक फियर का माहौल पैदा हो गया था। दूसरा जो आपके पास है वो कौन सा है, इकोनॉमिक कॉज है। इकोनॉमिक कॉज तो आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे वो एज ए ट्रेडर्स आए थे, और वो चाहते क्या थे कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया से हम लोग अर्न कर सके, जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ कर सके, क्योंकि ये क्या था, आपका नेचुरल रिसोर्सेज का हब था।
लाइक स्पाइसेस। स्पाइसेस यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ कॉटन्स अच्छे क्वालिटी के होते थे। तो जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे ब्रिटिश, उतना ज़्यादा वो करना चाहते थे। तो उनका नेचर ही कैसा था, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। तो इसके लिए वो क्या किए थे, पीजेंट्स पे हैवी टैक्सेशन लगाते थे। पीजेंट्स पे हैवी टैक्सेशन वो खुद नहीं लगाते थे, वो अपने अंदर में एक जमींदार और लैंडलॉर्ड्स नियुक्त किए थे ताकि उनको एक लॉयल ग्रुप मिल सके, ठीक है, कि वो डायरेक्ट उन पे इल्ज़ाम ना जाए कि उनसे अंग्रेज लोग पैसा वसूल रहा है, ठीक है। लोग जैसे मान लेते किसान से पैसा वसूलने वाला जमींदार है, तो किसान किसको कभी भी किसको गाली देगा, जमींदार को गाली देगा, ठीक है। तो वो हमेशा वो एक अपॉइंट किया गया था, जमींदार को और लैंडलॉर्ड को अपॉइंट किए थे ताकि वो उनको एक कलेक्टिव इफर्ट्स के थ्रू पैसा दे सके। दूसरा क्या था, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना जो प्रोडक्ट था वो इंडियन मार्केट में इन्फ्लक्स कर रहे थे, ठीक है। वो बेसिकली इंडियन मार्केट को ग्रो नहीं होने देना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं होने दे चाह रहे थे। वहाँ अपना सामान यहाँ ला के बेच रहे थे और सस्ता बेचते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया, इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन वगैरह जो भी लोग थे, जो भी आपका व्यापारी था, जो भी आपका पीजेंट्स था, जो भी आपका हैंडीक्राफ्ट्स था, जो भी आर्टिस्ट था, उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का जो एक तरफ से जो ऑक्यूपेशन था वो लेस प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये दूसरा इकोनॉमिक कॉज है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्मी कॉज का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज का अगर बात करें, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन और ब्राइब्स का बोलबाला था उस टाइम पे। जो आपका जुडिशियरी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था। अगर आर्मी का बात करें तो आर्मी के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब क्या, क्रिश्चियंस जो थे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, जो इंडियंस थे उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलते थे। लाइक जो इंडियंस में हिंदू और मुस्लिम थे उनको रिलीजियस सैम्बल्स पहनने पे रोक लगा हुआ था, लेकिन एज सच क्रिश्चियंस पे कोई रोक नहीं था। फिर आपके पास क्या था, वो उनको डिप्राइव्ड किया था प्रमोशन टू हायर पोस्ट, यानी इंडियंस को सूबेदार से ज़्यादा पोस्ट पे हम लोग नहीं प्रमोट कर सकते थे। वो हमेशा सूबेदार, मैक्सिमम उसका प्रमोशन सूबेदार तक होता था, यानी उनका प्रमोशन एक लिमिटेड होता था। और लो वेजेस, इनका वेजेस भी क्या होता था, कम होता था, यानी इनको कम पैसा जो सैलरी मिलती थी, इनको कम सैलरी मिलती थी। ये भी एक कॉज है। नेक्स्ट जो कॉज है आपका वो क्या है, सोशल एंड रिलीजियस कॉज। सोशल एंड रिलीजियस कॉज की अगर बात करें तो यहाँ पे दो फैक्टर आता है, एक सोशियली एक रिलीजियस। सोशियली में क्या हुआ था उस टाइम पे, अंग्रेज जो थे वो इंडियन का जो ट्रेडिशनल सोसाइटी था उसमें इंटरफेरेंस कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे एबोलिशन ऑफ सती कर दिया गया था 1829 में, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज कर दिया गया था 1856 में। तो ये जब देखे रिलीजियस लीडर्स तो उनको लगा कि हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस कारण भी डिसकंटेंट आया था लोगों में। तो इस डिसकंटेंट, ये सब जो डिसकंटेंट था, लाइक पॉलिटिकल डिसकंटेंट, इकोनॉमिक डिसकंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसकंटेंट, सोशल और रिलीजियस डिसकंटेंट, ये सब जो लीड किया था वो एक बैकग्राउंड बनाया था रिवोल्ट का। लेकिन रिवोल्ट जब का बैकग्राउंड जब बन गया, ठीक है, तो एक तो स्पार्क्स होना चाहिए ना आग लगाने के लिए। ये सब क्या हुआ कि एक तरह से लकड़ी उसमें घी वगैरह लगा दिया गया, ठीक है। अब एक चिंगारी चाहिए जहाँ से आग लगा दें। आग लगाने के लिए चिंगारी का काम जो किया वो आगे हम लोग देखेंगे स्पार्क्स कैसे हुआ था रिवोल्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्पार्क्स ऑफ द रिवोल्ट। अगर स्पार्क्स ऑफ रिवोल्ट का बात करें तो सबसे पहला एक ह्यूमर ये फैला था कि जो किचन में जो आटा यूज हो रहा था उन लोग को खाने के लिए, उसमें क्या बना था, बोनडस्ट मिला हुआ था। तो बोनडस्ट मिला हुआ था, तो ये ऑल द ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर ही रहा था। लेकिन जो मोर हॉट स्पॉट का टॉपिक था वो ये था कि उस टाइम आर्मी में ब्रिटिशर्स ने एक न्यू टाइप का राइफल इंट्रोड्यूस किया था, डेट इज़ कॉल्ड इनफील्ड राइफल। डेट उसका स्पेशल नाम क्या था, इनफील्ड राइफल। तो उसमें जो बुलेट होता था, तो उसके बुलेट्स पे ना एक ग्रीस्ड रैपिंग होता था कार्टिलेज का। तो जो ग्रीस्ड रैपिंग होता था कार्टिलेज का, उसमें ना ये बोला गया कि उसमें
पीक और पॉर्क और काऊ का फैट है, यानी सुअर और गाय का चर्बी उस पे का लेयर होता है उस पे। ठीक है, और उसमें बुलेट लोड करने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था, बाइट ऑफ करना पड़ता था। तो ये जैसे ही ये र्यूमर्स फैला, तो हुआ क्या एक्चुअली, जहीं जहीं जहाँ पे पॉर्क और काऊ का बात आया, फैट्स का बात आया, तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचा। तो इनिशियली क्या हुआ कि एक आर्मी का कैंटोनेंट था, वो रिफ्यूज कर दिया इसको यूज करने से। तो उसको ना उसको फिर उसके ड्यूटी से उस पूरे कंटेनमेंट को, यानी एक ग्रुप ऑफ आर्मी को पूरे को डिसबैंड कर दिया गया आर्मी से। तो तो आर्मी डिनाइड, जैसे ही इनफील्ड राइफल का डिनाइड किया वो लोग यूज करने के लिए, तो उन लोग को डिसबैंड किया गया। तो एक हमारे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, मंगल पांडे, एक जनरल सिपाही थे, लेकिन हमारे लिए एक देशभक्त हैं बहुत बड़े। तो वो क्या कि एक स्टेप फर्दर गए और उन्होंने एक सर्जेंट पे अटैक कर दिया बैरकपुर में। ठीक है, और इस वजह से उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। आफ्टर दैट इनके भी कैंटोनमेंट को डिवेट कर दिया गया आर्मी से, यानी आर्मी से वंचित कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो इसको देखते हुए अब आर्मी ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो रिवोल्ट बैरकपुर से नहीं स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर में उसका बीज बोया गया था। रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था आपका मेरठ से। रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से। कब, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को तो ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो ये स्पार्क्स पॉइंट था रिवोल्ट का। कॉजेज कहाँ पे थे, कॉजेज वहाँ पे थे कि पॉलिटिकल कॉज में पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था, इकोनॉमिक कॉज में एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में करप्शन और एक्सपेंसिव जुडिशियरी था, आर्मी में बहुत सारे ऑलरेडी डिसकंटेंट थे, लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, प्रमोशंस का, फिर आपका लो वेजेस का, फिर आपका इधर इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो ये काउज था। लेकिन स्पार्क्स पॉइंट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो स्टॉर्म सेंटर है। तो स्टॉर्म सेंटर कौन कौन थे और उनका लीडर कौन कौन था। तो जो सबसे पहला मेरठ में जहाँ स्टार्ट हुआ था, वहाँ धान सिंह गुज्जर वहाँ पे लीडर थे। उसके बाद ये पहुँचे सब आर्मी लेके दिल्ली। दिल्ली में जनरल बख्त खान थे। ठीक है, और दिल्ली जैसे ही पहुँचे हुए मुगल के जो लास्ट एम्पायर थे हमारे बहादुर शाह जफर, उनको एक सेरेमोनियल हेड डिसाइड कर दिए। सेरेमोनियल हेड, क्योंकि उस टाइम उनका एज जो था ना बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे उस टाइम वो। तो वो ना तो फाइट कर सकते थे, ना वो उतना एबल्ड थे। तो उनके अंडर में एक जनरल बख्त खान था जो रिवोल्ट को लीड कर रहा था। इधर बात करें अगर बरेली का, तो वहाँ खान बहादुर साहब थे। अगर लखनऊ का बात करें तो बेगम हजरत महल, बाजिद अली शाह की वाइफ, जो वहाँ अवध के लखनऊ के नवाब थे। फैज़ाबाद में अगर देखें तो मौलवी अहमदुल्ला। अगर कानपुर में देखें तो नाना साहेब। और झांसी में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई। तो जनरली आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये इम्पॉर्टेंट सेंटर ये है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि विभिन्न जगह से लीड कौन किए थे। यहाँ पे एक छूट गया आपका, बिहार से थे हमारे वीर कुंवर सिंह, बिहार से थे वीर कुंवर सिंह। तो वो बिहार से लीड कर रहे थे हमारे रिवोल्ट को। तो ये आपको जनरली मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको तो ये झांसी याद रहेगा, लक्ष्मीबाई। कानपुर याद रहेगा, नाना साहेब। ठीक है, लखनऊ भी याद रहेगा आपको, बेगम हजरत महल। याद करना आपको है, दिल्ली का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बिहार को बीपीएससी के लिए बिहार इंपॉर्टेंट है, तो बिहार का याद रखिएगा आप, वीर कुंवर सिंह। लेकिन ये रिवोल्ट जो हुआ, जो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। नियरली 20 सितंबर 1857 को ये आपका सप्रेस कर दिया गया रिवोल्ट। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास में बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट और क्लेवर्ड ऑफिसर से, लाइक जॉन निकोलस, सर कॉलिन कैंपबेल एटसेट्रा, ये सब जो थे बहुत ज़्यादा इनेबल्ड थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल थे। तो ये रिवोल्ट को ईजिली नहीं,
विद द ग्रेट इफर्ट्स ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिए, ठीक है। और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर कर लिया और बहादुर शाह को प्रेजेंट कर दिया गया, जो कि सेरेमोनियल हेड जिनको हम लोग डिसाइड किए थे रिवोल्ट में, जो भी फाइटर थे, जो भी वो उनको मान लिए थे कि यही हमारे रूलर होंगे अब, जो दिल्ली से रूल करेंगे कंट्री को। तो उनको प्रेजेंट कर दिया गया, उनको लेटर शिफ्ट कर दिया किस, यहाँ रंगून जेल में। कहाँ? रंगून में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो 1862 में ये डेड कर गए, ठीक है। और बाई द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर ओवर इंडिया हैज़ फुल्ली रीस्टैब्लिश्ड, यानी फिर से ब्रिटिश ऑटोनॉमी जो था इंडियन पे वो फिर से इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला बात ये है कि रिवोल्ट फेल्ड क्यों हुआ। जब इतना बड़ा रिवोल्ट था, इतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इतना ज़्यादा स्टॉर्म सेंटर बना, ठीक है, फिर भी रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। तो सबसे पहला जो रीज़न आता है, सबसे बड़ा रीज़न आता है, ये क्या था इस रिवोल्ट में, लैक ऑफ पैन इंडिया पार्टिसिपेशन था। यानी ये जो रिवोल्ट था मेनली नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में कंसंट्रेटेड था, ठीक है। इसका रीज़न क्या था कि जो अवध वाला रीजन था, उत्तर प्रदेश के में अवध वाला रीजन था, वहाँ से मोस्ट ऑफ द जो आर्मी में पर्सनल जो आर्मी मैन थे वो अवध रीजन से लिए गए थे, मोर देन 50%, ठीक है। इसका ये रीजन था कि जब रिंग फेंसिंग हो रहा था 1764 वाले बक्सर युद्ध के बाद, तो वहाँ से इनके लॉयलिटी के कारण इनको नियुक्त किया गया था। और जैसे ही तो हुआ क्या कि जब हाइट जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, ठीक है, अवध रीजन में, ठीक है, जो पीजेंट्स पे हैवी टैक्सेशन किए गए, तो जो वहाँ की आर्मी थी, जो आर्मी था अवध रीजन का, जो मोस्ट ऑफ द आर्मी थे, उनके अंदर भी एक डिसकंटेंट आया, उनके अंदर भी एक वो भावना आया कि हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये लैक ऑफ पैन इंडिया पार्टिसिपेशन था। बहुत सारे बिग जमींदार नहीं पार्टिसिपेट किए वॉर में, रिवोल्ट में, ठीक है। बहुत सारे जो आपका रूलर्स थे लाइक सिंधिया, होलकर, ये सब ब्रिटिश को ही फेवर्ड कर रहे थे। बहुत सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास भी ब्रिटिश को फेवर्ड कर रहे थे। तो इसके कारण ये अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये पैन इंडिया बेसिस पे स्प्रेड ही नहीं हुआ, एक कंसंट्रेटेड आ गया नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। दूसरा क्या था, टेक्निकल टैक्टिक्स। जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास हाई टेक्नोलॉजी के वीपन्स थे, कनेक्टिविटी उनका हाई था, इंटेलिजेंस उनका हाई था, लाइक टेलीग्राफ उस टाइम आ चुका था, टेलीग्राम आ चुका था उस टाइम रेलवे का विकसित हो, जिससे कनेक्टिविटी हाई था। जो आर्मी का रीच था, जो इक्विपमेंट का सप्लाई था वो हाई था, वो फास्ट था, रैपिड था एज कम्पेयर टू इंडियंस। और इंडियंस के पास क्या था, पुअर आर्म्स, ट्रेडिशनल वीपन से लड़ रहे थे लोग। तो ये भी एक फेल्यूर का रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न है क्या, अनकोऑर्डिनेटेड, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं था, लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। रिवोल्ट जो हो रहा था वो इंडिविजुअल पर्पस के लिए हो रहा था, इंडिविजुअलिज्म, हीरोइज्म यहाँ पे शो कर रहा था। और लैक ऑफ लीडरशिप यहाँ पे ये है कि जो लीडरशिप जिनको हम लोग लीडर घोषित किए थे रिवोल्ट का, वो उतने इनेबल्ड नहीं थे, वो वीक हो चुके थे उस टाइम तक, वो एज्ड थे, वो उतना इफिशियंटली काम नहीं किए थे। नेक्स्ट है क्या, लैक ऑफ आइडियोलॉजी। एक प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं था, एक फॉरवर्ड लुकिंग प्लान नहीं था हमारे पास कि अगर 1857 में अगर इंडिया को आज़ादी मिल जाता था उसके बाद क्या होगा, कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्लान नहीं था, ठीक है। यानी इट लैक्स सेंस ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पे नेशनलिज्म का सेंस जो था वो लैक कर रहा था। दीज आर द रीजन्स विच लेड्स टू द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो अब बात करें हम लोग इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट का। तो इम्पैक्ट क्या था 1857 रिवोल्ट का, तो सबसे पहला मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, उसके बाद फिर आपका हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, फिर सोशल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो जो ब्रिटिशर्स था वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत सारे रूल अप्लाई किए, जैसे यूरोपियनाइजेशन ऑफ आर्मी। अब जो ये क्या किए कि जो यूरोपियन ऑफिसर्स का इंटेक था आर्मी में वो बढ़ा दिए। इनिशियली क्या था कि एक इंडियन को ओवरसी करने के लिए, दो इंडियन को ओवरसी करने के लिए, सॉरी, जो रेशियो था 1:3 था, यानी 3 इंडियन सोल्जर को ओवरसी करने के लिए एक यूरोपियन ऑफिसर था। लेकिन अब क्या होगा, इस रेशियो को 1:3 से बढ़ाकर 2:3 कर दिया गया है। यानी अब क्या होगा, ठीक है, कि 3 इंडियंस को 2 मिलिट्री ऑफिसर्स देखेंगे। तो यूरोपियनाइजेशन ऑफ आर्मी पहला चीज़। दूसरा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शियल रेसेस, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि देखा गया था रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो ब्रिटिशर्स का ये ऑब्जर्वेशन था
जो कुछ कुछ रेसेस के लोग हैं, जो कुछ कुछ रेसेस के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, तो वो डाइवर्सिफाई किए। क्योंकि इसके पहले क्या था, मोर देन 50% ऑफ द सोल्जर जो थे वो कहाँ से लिए गए थे, अवध रीजन से। तो इसको वो डाइवर्सिफाई कर दिए, ठीक है। और ऑल इंडिया जैसे गोरखा, सिख्स, ये सब का रिक्रूटमेंट ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ये क्या था, ज़्यादा डिसिप्लिन थे, ज़्यादा लॉयल थे आर्मी के लिए। तो इन लोग का तो आर्मी का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया। नेक्स्ट जो पॉलिसी इनका था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी टू रूल इन इंडिया, दैट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये क्या किया कि एक एरिया वाले सोल्जर को दूसरे एरिया वाले सोल्जर में डिप्लॉय करते थे। इससे ये होता था कि जैसे सिख्स को अगर अवध रीजन में डिप्लॉय कर दिया गया, तो अगर रिवोल्ट वगैरह होता है तो उसका प्रेस करने में उनको कोई एक होता है ना, एक मोरल इम्पैक्ट नहीं होगा उन पे कोई, उनका कोई सेंटिमेंट्स नहीं वैसे रहेगा, मोरल सेंटिमेंट्स, कि हाँ ये अपने लोग हैं, ये हैं, तो हम लोग इनको नहीं दबा सकते, इनको नहीं मार सकते हैं। तो वैसा इस मोरल सेंटिमेंट्स को हटाने के लिए वो एक रीजन के सोल्जर को दूसरे रीजन पे डिप्लॉय करता था, दूसरे रीजन को सोल्जर को दूसरे रीजन पे डिप्लॉय करता था, ताकि ये जो सेंस ऑफ ऑनेस्ट होता है, अपनापन का जो भाव होता है वो नहीं रहे वहाँ पे। सिंस जब रिवोल्ट हो या कुछ स्कर्मिसेस हो या फिर कोई छोटी मोटी स्क्विबल्स हो, तो वहाँ पे ये अपनापन का भाव नहीं रहे। नेक्स्ट क्या था, पॉलिटिकली क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, जिसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रावधान रखा गया, ठीक है। तो जब जो पावर था वो कंपनी से शिफ्ट हो गया, कहाँ, क्राउन की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था, जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे 1859 के आसपास, ठीक है। तो वो जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था वो पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी पॉलिसी ऑफ एक्सेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या था, सोशियली। तो सोशियली में क्या हुआ था कि जो पीजेंट्स का प्रॉब्लम था वो लार्जली अनएड्रेस्ड रखा, ठीक है। देयरफॉर आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में लगातार आपका पीजेंट रिवोल्ट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो हाई टैक्सेशन वाला जो प्रॉब्लम था उनको ये लोग अनएड्रेस्ड रखे थे। दूसरा क्या था, जो बहुत सारा जो वो वैसा पॉलिसी लाए, ठीक है, जो खुद को वो, ठीक है, सोशियो रिलीजियस कस्टम्स और इंटरफेरेंस से खुद को वो दूर रखे, ताकि हिंदू और मुस्लिम का जो भी इंडियन का जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है या सोशल सेंटिमेंट्स है उनको हट ना हो, तो उससे वो दूरी बनाना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट अगर बात करें नेचर ऑफ रिवोल्ट का, नेचर ऑफ रिवोल्ट करने का मतलब इसमें दो पर्सपेक्टिव है, एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से कुछ लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइक बीडी इट इज सेड बाय बीडी सावरकर इन 1902, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन बोले थे, तो ये कौन बोले थे, बीडी सावरकर। एक आरसी मजूमदार है हमारे हिस्टोरियन, वो बोलते थे कि ये नाइदर फर्स्ट था नॉर नेशनल था नॉर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये ऐसा क्यों बोल रहे थे, इनका ये कॉन्सेप्ट था कि ना तो ये पहला था, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे ट्राइबल रिपोर्ट्स हो चुके थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और नॉर नेशनल, ये नेशनल क्यों नहीं था, क्योंकि ये पैन इंडिया पार्टिसिपेशन इसमें लैक कर रहा था, इसमें पैन इंडिया पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं था, ये लार्जली कंसंट्रेटेड था नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या था, मेयर सिपॉ मिटूनी था, ये क्या था, मेयर सिपॉ मिटूनी, यानी ये सिर्फ लॉरेंस और सिले का कहना है कि एक क्या था, जनरली एक सिपॉ मिटूनी था, ये कोई रिवोल्ट वगैरह नहीं था। नेक्स्ट कंक्लूजन है, तो 1857 का जो क्रांति था, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, saw the leadership coming from princely state section, army, religious leaders, whereas peasants masses supported the revolts limited to north and central India। यानी ये इसमें ये देखा गया, ठीक है, कि जो आपका लीडरशिप जो आया, लीडरशिप जो बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आया, जैसे प्रिंसली स्टेट से आया आपका, पीजेंट सेक्शन से आया आपका, रिलीजियस सेक्टर से आया आपका, आर्मी वाले सेक्शन से आया, ठीक है। तो ऑल दाउ ये इंडिपेंडेंस नहीं दिला पाया इंडिया को, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडोस्टन नेशनलिज्म का जो सीड था वो बो दिया था। अब नेशनलिज्म का सेंस लोगों के अंदर आने लगा था, इंडिया एज ए नेशन आने लगा था। अब इंडिविजुअल हीरोइज्म का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट खत्म होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि अब जो भी होगा वो एक आइडियोलॉजी के साथ होगा, एक नेशन के पर्सपेक्टिव से होगा कि भारत को आज़ाद करवाना है। यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल हीरोइज्म था कि नहीं, अगर झांसी को रानी की लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो वो झांसी की लड़ रही थी,
वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे तो वो बिहार के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये चीज़ आगे जाके ख़त्म होता है, जो कि आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर इसका इक्वेशनल फॉर्म देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ये मोर देन म्यूटिनी था। बार ऑफ 1857 में मोर देन म्यूटिनी था, लेकिन लेस देन बार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ऐसा इसलिए क्यों, म्यूटिनी से ज़्यादा क्यों था, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी में नहीं था, इसमें मासेस का भी सपोर्ट आया था। बार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं था, क्योंकि ये पैन इंडिया बेसिस पे स्प्रेड नहीं होता, पैन इंडिया पार्टिसिपेशन इसमें लैक कर रहा था। और एक जो फॉरवर्ड आइडियोलॉजी था, जो फॉरवर्ड लुकिंग प्लान था, वो भी लैक कर रहा था। तो इसको बार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये पार्ट 1 था, रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग मेंस का भी डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन कुछ कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस का भी। तो थैंक यू। Thank you.